हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे वियना के बारे में, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और ये शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती और अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए नहीं, बल्कि एस्पिनाज के एक मेजर सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जासूसी के एक मेजर सेंटर के रूप में भी दुनिया भर के अंदर आज की डेट में वियना को जाना जाता है। तो आज हम इसके पीछे के राज, इस शहर की जासूसी की हिस्ट्री और आज की डेट में यहां पर जासूस कैसे ऑपरेट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो और जानते हैं वियना के बारे में, जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है। पर यह सिर्फ आर्टिस्ट और थिंकर्स का घर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह जासूसी का भी घर है और बहुत सारे जासूस यहां पर काम करते हैं। अगर हम बात करें तो पिछले 2 से 3 दशकों में वियना फॉरेन एस्पिनाज का हॉटस्पॉट बन गया है। हैरत की बात यह है कि यहां दुनिया भर से लगभग हर कंट्री से यहां पर जो लोग हैं वो काम करने के लिए आते हैं, या डिप्लोमेट्स जो है वो यहां पर भेजे जाते हैं। पर खासकर उन देशों से जिनके वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं, जैसे कि चाइना और ईरान, वहां उन कंट्रीज से यहां पर सैकड़ों की संख्या के अंदर स्पाइस जो है वो आकर ऑपरेट कर रहे हैं। अब तक यहां एक उम्मीद है कि लगभग 3000 जासूस जो है वो हर सेकेंड हर घंटे वियना से ऑपरेट करते हैं। अब सोचिए, यहां पर कितने लोग होंगे जो खुद को डिप्लोमेट बोलते होंगे, या फिर उनको डिप्लोमेट के रूप में यहां पर भेजा गया होगा, पर असल में वो यहां पर जासूसी करने के लिए भेजे जाते हैं। वहीं अगर हम रशियन डिप्लोमेट्स की बात करें तो रशिया के वियना के अंदर लगभग 180 डिप्लोमेट्स मौजूद हैं। अब देखिए, एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, उसकी एक छोटी सी कैपिटल है वियना। उस छोटे से इलाके के अंदर रशिया के 180 डिप्लोमेट्स का क्या काम, आखिरकार वो यहां पर क्या कर रहे होंगे? तो एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग उस 180 में से 70 से 60 जो डिप्लोमेट्स हैं, वो डिप्लोमेट का काम नहीं, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज के अंदर शामिल है। यानी कि वो यहां पर जासूसी करने के लिए भेजे गए हैं। जैसा कि उनका असली काम है पार्टीज अटेंड करना, पार्टीज थ्रो करना, सीक्रेट मीटिंग्स करना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलना और इंपॉर्टेंट राज इकट्ठे करना और अपने देश वापस भेजना। ये कभी कभी लोगों को काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है और ये मूवीज से काफी अलग होता है। जैसे मूवीज के अंदर हमको इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं, असल में यहां पर ऐसे इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं होती है। आपको यहां पर बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं या उनको अटेंड करना पड़ता है, और सीक्रेटली बात करते हुए आपको यहां पर अपने राज इकट्ठे करने होते हैं और अपने देश की हेल्प करनी होती है। अब अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएं, कोल्ड वॉर के दौरान वियना ने एक न्यूट्रल टेरिटरी के रूप में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। जैसे कि 1961 में एक समिट हुई थी, जिसे वियना समिट के रूप से जाना जाता है। यहां पर एक तरफ यूएस और एक तरफ यूएसएसआर के लीडर्स जो थे वो शामिल हुए थे इस वियना समिट के अंदर। और इस वियना समिट का जो मेन उद्देश्य था वो था न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर बात करना, यानी कि परमाणु परमाणु हथियारों को कम करने के लिए अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में हस्तक्षेप करना। यह समिट पीस के लिए एक अच्छी कोशिश थी, पर तब भी यहां पर जासूस ऑपरेट कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब सोचिए, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों कंट्रीज एक जगह आकर बैठते हैं, एक जगह आकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और वो जगह थी वियना। वियना को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इस समिट जो 1961 में जो वियना समिट हुई थी, उससे कुछ साल पहले 1955 में ही ऑस्ट्रिया ने न्यूट्रलिटी को अपना लिया था। तब से वियना एस्पिनाज का एक क्रूशियल सेंटर बन गया था। क्योंकि वो एक न्यूट्रल कंट्री था, तभी यूएस और यूएसएसआर यहां पर आकर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए थे, और इस न्यूट्रलिटी के कारण ही यहां पर जासूसी का जो केंद्र है वो विकसित हुआ। ये उन देशों के लिए एक सेफ हेवन है जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेशंस में शामिल नहीं होते हैं। ये यूनिक लीगल फ्रेमवर्क जो वियना के अंदर मौजूद है, ये एलो करता है उन स्पाइस को ओपनली ऑपरेट करने के लिए, लेकिन जब तक वो ऑस्ट्रिया को टारगेट नहीं करते। यानी कि ऑस्ट्रिया के जासूसी को कंट्रोल करने के लिए जो कानून है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो एक्सप्लिसिटली ये बोलते हैं कि जब तक आप ऑस्ट्रिया के स्टेट सीक्रेट को लीक नहीं करते हो, जब तक आप ऑस्ट्रिया के स्टेट सीक्रेट को मेंटेन करते हो, उनको पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर आते हो, तब तक आप अपने फॉरेन ऑपरेशंस को, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को चला सकते हो। उसकी परमिशन जो है वो ऑस्ट्रिया का कानूनी फ्रेमवर्क आपको देता है। इसीलिए ये उन सभी स्पाइस के लिए एक प्लेग्राउंड बन जाता है जो फॉरेन इंटेलिजेंस गैदरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। यहां सीआईए, MI6 और मोसाद जैसी सभी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं वो शामिल हैं। तो इसी तरीके से ऑस्ट्रिया जो है वो एक मेजर स्पाइस का हब बन गया है। लेकिन ये जो मेजर स्पाइस हैं, ये जैसे कि हर कंट्री को बिलोंग करते हैं, पर ज्यादा इसके अंदर रशिया की इन्वॉल्वमेंट है। और पिछले कुछ सालों में कई सारे केसेस भी ऐसे देखे गए हैं कि अगर किसी कंट्री के एस्पिनाज या जासूस जो है वो रशियन डिप्लोमेट्स को अगर टारगेट करते हैं तो वियना से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि अगर रशियन जासूस जो है वो किसी और देश के जासूसों को टारगेट करते हैं तो वियना उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है, ऑस्ट्रिया उनके खिलाफ
कोई एक्शन नहीं लेता है। जैसे 2006 में एक केस हुआ था जब ब्रिटिश स्पाइस को यहां से निकाल दिया गया था, जब उन्होंने रशियन एजेंट्स को टारगेट किया। इससे यह साबित होता है कि यहां पर जो जासूसी की गेम है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और खास तौर पर अगर हम बात करें यूक्रेन की इन्वेजन के बाद वियना की पॉलिटिकल क्लाइमेट भी काफी ज्यादा चेंज हुई है, काफी ज्यादा इसके अंदर बदलाव आए हैं। और बढ़ती हुई विजिलेंस के बावजूद और बढ़ते हुए दबाव के बावजूद भी ऑस्ट्रिया ने इस यूक्रेन की जंग के बाद भी रशियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल नहीं किया था। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जंग छेड़ी थी या उसके ऊपर अटैक किया था, तो लगभग सभी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के डिप्लोमेट्स को भारी संख्या के अंदर एक्सपेल कर दिया गया था, उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया गया था और ऑस्ट्रिया पर भी दबाव डाला गया था। लेकिन ऑस्ट्रिया ने अगले 11 महीने तक रशिया के जासूसों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और उन 180 में से सिर्फ 4 डिप्लोमेट्स को ही वापस रशिया भेजने का उन्होंने फैसला किया। यानी कि ये स्पाई गेम्स अभी भी चालू है और इनका इंटरेस्ट कभी भी कम नहीं हो रहा है। यहां रशियन इंटेलिजेंस अपने एस्पिनाज नेटवर्क को एक्सपेंड करने में बिजी है और ईस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल जो खो चुका है रशिया, अब उसको वो वापस एस्टेब्लिश करना चाहता है। इसीलिए ऑस्ट्रिया के अंदर अपने ऑपरेशंस को ये इस्तेमाल कर रहा है ताकि रशिया अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वापस हासिल कर सके, खास तौर पर ईस्टर्न यूरोप के हिस्से के अंदर। ये स्पाइस डायरेक्टली पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज को टारगेट करते हैं। अगर हम समझें कि रशिया कैसे इस पूरे इलाके के अंदर अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस को चलाता है और वियना को कैसे वो इस्तेमाल करता है, तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरीके के देशों पर रशिया का फोकस रहता है अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। पहली कैटेगरी में वो देश आते हैं जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। इनसे अब रशिया को अपने इंटरेस्ट की रक्षा करनी है, क्योंकि ये कंट्रीज जो है वो लगातार वेस्टर्न कंट्रीज के साथ या अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ाती जा रही हैं। इसमें यूक्रेन शामिल है, तभी यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया। और बाल्टिक कंट्रीज जैसे कि एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया भी शामिल है। ये इन देशों से रशिया जो है वो अपने इंटरेस्ट को अब कंट्रोल करना चाहता है या इनके अपने इंटरेस्ट की रक्षा करना चाहता है। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर रशियन माइनॉरिटीज भी रहती हैं, यानी कि कुछ एक मात्रा में कुछ एक पॉपुलेशन यहां पर रशिया की अभी भी मौजूद है। और हिस्टोरिकली मॉस्को के साथ इन कंट्रीज के टाइज रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन और साथ में मैंने आपको नाम बताया बाल्टिक कंट्रीज का। ये पहली कैटेगरी के कंट्रीज हैं जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। दूसरी कैटेगरी में वो देश हैं जो कभी फॉर्मली तो यूएसएसआर का पार्ट नहीं थे, पर रशिया अब उन कंट्रीज के साथ अपने टाइज को मजबूत करना चाहता है, इसलिए उनके खिलाफ जासूसी एक्टिविटीज करता रहता है। और ये वो कंट्रीज हैं जो फ्यूचर में हो सकता है रशिया के इंटरेस्ट के साथ अलाइन भी कर जाएं, जैसे कि सर्बिया इसके अंदर शामिल है एंड हंगरी इसके अंदर शामिल है। और तीसरी कैटेगरीज में वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो रशिया के एनिमीज हैं, और ये सब कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप में सिचुएटेड है। यहां रशिया अपने ऑपरेटिव्स को या अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को चलाता है ताकि उन कंट्रीज के पॉलिटिकल लैंडस्केप को डिसरप्ट किया जा सके, खासकर वो देश जिनकी मॉस्को के साथ नहीं बनती है या वो मॉस्को के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो ये तो बात रही कैसे रशिया जो है वो यहां पर एक्टिव होकर किस प्रकार से अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग को चलाता है। वैसे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली रशिया के इन्वेस्टमेंट भी ऑस्ट्रिया के अंदर काफी ज्यादा है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 25 से 26 बिलियन डॉलर के जो इन्वेस्टमेंट है वो रशिया ने ऑस्ट्रिया के अंदर किए हुए हैं। ये इकोनॉमिक टाइज ऑस्ट्रिया की फॉरेन पॉलिसी को भी इंपैक्ट करते हैं और पॉलिटिकल टाइज भी इससे और ज्यादा गहरे होते हैं। खासकर जैसे कि ऑस्ट्रिया के अंदर एक पार्टी है, एक राइट विंग पार्टी है जिसका नाम है फ्रीडम पार्टी। उस फ्रीडम पार्टी और मॉस्को के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल है और वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके ऊपर काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी हमको फ्यूचर में पास्ट में देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की सिक्योरिटी एजेंसी की जिसका नाम है बीवीटी, वो भी एक चैलेंज का सामना कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे रशिया के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं उसके ऊपर एंटी वेस्टर्न एस्पिनाज पर क्रैकडाउन ना करने की वजह से दूसरे वेस्टर्न जो नेटवर्क हैं या दूसरे वेस्टर्न इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं वो उसको दूर करते जा रहे हैं, वो उनसे अलग होती जा रही है। बहुत से लोग समझते हैं कि ऑस्ट्रिया की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी जिसका नाम बीबीटी है, शायद वो रशिया इन्फ्लुएंस से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। इसी वजह से ऑस्ट्रिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं इन सब रीजंस को कंक्लूड करूं जिससे वियना स्पाई कैपिटल है, तो वो इस प्रकार से होंगे। पहला तो है कोल्ड वॉर के दौरान वियना इंटेलिजेंस एक्टिविटीज के लिए एक फोकल पॉइंट बन गया था, क्योंकि एक न्यूट्रल स्टेटस होने के कारण, सेंट्रल यूरोप में होने के कारण इसे ईस्ट और वेस्ट दोनों कंट्रीज के या दोनों ही यूरोप के हिस्सों के जो स्पाइस थे वो सेफ हेवन के रूप में वियना को, ऑस्ट्रिया को इस्तेमाल कर सकते थे। ये सिटी कई सारे डिप्लोमेटिक मिशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी होस्ट करता है, जो कोवर्ट ऑपरेशन के लिए एक आइडियल लोकेशन बन जाती है। वही अगर हम बात करें
ऑस्ट्रिया में पहले कभी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर हुआ करता था और ये बहुत ही बड़ा एम्पायर था और तब भी वियना जो थी वो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी और उनके पास एक वास्ट नेटवर्क ऑफ स्पाइस और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का एक नेटवर्क था। ये ट्रेडिशन 20 और 21st सेंचुरी में भी कंटिन्यू हुआ। वहीं अगर हम बात करें दूसरे कारण की तो ऑस्ट्रिया के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज भी है। वियना और ऑस्ट्रिया लगभग यूरोप के सेंटर में मौजूद है, जिसके चलते इसकी एक्सेसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और स्पाइस एजेंसी या जितने भी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं वो इसे अपनी मूवमेंट के लिए इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये इलाका, इसकी ज्योग्राफी जो है वो दूसरे स्पाइस की मूवमेंट को इजीली फैसिलिटेट करती है। कई सारी कंट्रीज के साथ इसकी बाउंड्री भी लगती है, जिसके चलते यहां से ऑपरेट करते हुए दूसरी कंट्रीज के अंदर जाना भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और वैसे भी वियना की डाइवर्स पॉपुलेशन, उसकी रिच हिस्ट्री एज ए कल्चरल और पॉलिटिकल हब डिप्लोमेट, बिजनेसमैन, पीपल और इंटेलिजेंस एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती है, जिसके चलते यह स्पाई सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका है। वहीं अगर मैं तीसरे कारण की बात करूं तो यहां पर यूनाइटेड नेशन और कई सारे अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज भी मौजूद हैं। जैसे कि वियना में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट वियना। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, जिसे OSCE कहा जाता है, वो भी वियना के अंदर सिचुएटेड है। इनका होना डिप्लोमेट्स और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को यहां आकर्षित करता है, जो इसे एस्पिनाज एक्टिविटीज के लिए एक हॉटबेड बना देते हैं। वहीं वियना जो है वो कई सारी न्यूक्लियर निगोशिएशन के अंदर भी शामिल रहा। आपको याद होगा जो ईरान के साथ न्यूक्लियर निगोशिएशन चल रही थी, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील या फिर JCPOA बोला जाता था, उसमें भी वियना की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रही। वियना के अंदर उसकी कई सारी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाया गया। इन सभी चीजों के चलते यहां पर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ का कल्चर, यहाँ की रिच हिस्ट्री, यहाँ की हेरिटेज हिस्टोरिकली एस्पिनाज से जुड़ी रही है और बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी नॉवेल्स, बहुत सारी किताबें जो इस इलाके के अंदर बनाई गई वो वियना के एस्पिनाज की हिस्ट्री के बारे में हमको बताती हैं। और लास्ट नोटेबल इंसिडेंट्स भी यहां पर बहुत सारे हुए हैं। यहां पर KGB, CIA और बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को काम करते हुए पकड़ा गया है और देखा गया है। इन सब चीजों से हमको यह पता चलता है कि वियना का एस्पिनाज से संबंध जो है वो बहुत ही ज्यादा गहरा है और बहुत ही ज्यादा पुराना है। अंत में, जबकि ऑस्ट्रिया को अक्सर वेस्टर्न वैल्यूज का किला माना जाता है, लेकिन रियलिटी आप समझ चुके हैं कि उससे काफी ज्यादा अलग है। रियलिटी में वियना एक एस्पिनाज का एक क्रूशियल सेंटर है, जहां न्यूट्रलिटी ने अनजाने में फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए एक एनवायरनमेंट बना दिया है, खास तौर पर रशिया के लिए। तो दोस्तों, इस जर्नी में, इस पूरी वीडियो में हमने आपको बहुत गहरी तरीके से बताया कि वियना कैसे पूरे दुनिया के अंदर एक एस्पिनाज कैपिटल के रूप में उभरा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।